डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको ड्रॉपिंग कमेटी में भी शामिल किए। एक बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रमिक के उन्मूलन को रखा। दूसरा, गांधी जी के ग्राम स्वराज के अनुरूप पंचायती राज की बात रही, या शिक्षा को जन अधिकार के रूप में रखने की बात। याद नहीं करते हैं तो और लोग क्या याद करेंगे। वो संविधान को कुचला जा रहा है जिस देश में, तो देश में संविधान बनाने वालों को कोई क्यों सम्मान देगा, ये याद करें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। मैं विनय पांडे। आज संविधान दिवस है। आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को यह संविधान एडॉप्ट किया गया था। इसके बाद 1950 में लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इस संविधान को बनाने में कई लोगों का योगदान था, जिसमें रायगढ़ के स्वर्गीय किशोरी मोहन त्रिपाठी जी का भी नाम शामिल है। हालांकि आज बहुत जगह कुछ कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं और संविधान को लेकर के बात हो रही है, लेकिन शहर के ही उस व्यक्ति का नाम लगभग भुला दिया गया जिन्होंने संविधान के निर्मात्री सभा में सदस्य के रूप में संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं उनके सुपुत्र हैं सुभाष त्रिपाठी जी, यहाँ के पत्रकार भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी के बारे में, और संविधान में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संविधान की निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कैसे किशोरी मोहन त्रिपाठी जी का वो हुआ, मतलब उनका आना कैसे हुआ, सदस्य के रूप में कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये अर्स्टवाइल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको ड्रॉपिंग कमेटी में भी शामिल किया। और जैसा कि अब हम लोग तो उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे, जो वो खुद बताते थे कि संविधान निर्माण के दरमियान हम लोगों में कैसे चर्चा होती थी, कैसे बहस होती थी, और फिर कैसे किसी कंक्लूजन में आते थे। तो उन्होंने ख़ास तौर पर जो बातें संविधान में शामिल करने के लिए रखी, उनमें एक बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रमिक के उन्मूलन को रखा। दूसरा, गांधी जी के ग्राम स्वराज के अनुरूप पंचायती राज की बात रखी। और तीसरा, स्त्री शिक्षा या शिक्षा को जन अधिकार के रूप में रखने की बात उन्होंने रखी थी, जिनमें से इन बातों को, जैसे बाल श्रमिक वालों को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, और पंचायती राज को लागू किया गया है, देर से लागू किया गया लेकिन लागू किया गया। शिक्षा के मामले में ये जो संविधान की जो मंशा थी उसके अनुरूप अचीवमेंट नहीं हुआ है। तो उनके समय के कुछ और लोग भी हैं अभी, जैसे राजनांदगांव में हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, और एक कांकेर में पोटाई परिवार के, वो पोटाई परिवार के हैं अभी। उनके नाती को यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी अनुसूचित जाति आयोग वगैरह का सदस्य बनाया हुआ है। यहाँ तक किशोरी मोहन त्रिपाठी की स्मृति की बात है, जब उसका शहर ही उनको याद नहीं करता है, शहर याद नहीं करता है तो और लोग क्या याद करेंगे। अब जबकि वो संविधान को कुचला जा रहा है जिस देश में, उस देश में संविधान बनाने वालों को कोई क्यों
सम्मान देगा या याद करेगा। मेरा अगला सवाल यही था कि जो उनके सपनों का भारत या सपनों का संविधान रहा होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मतलब आपको क्या लगता है कि संविधान के अनुरूप ये देश कितना चल पा रहा है? संविधान बिल्कुल गीता, रामायण और महाभारत के जैसे एक ग्रंथ होकर के रह गया है। उसके प्रावधानों को हर रोज रौंदा जा रहा है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर ये 2014 के बाद से तो ऐसा हुआ है कि मत पूछिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो गई, जो जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार फंडामेंटल अधिकार है, लेकिन अगर आप रोज़गार नहीं देंगे तो जीने के अधिकार का कैसे वो होगा। और रोज़गार छीने जा रहे हैं उपलब्ध कराने के बजाय। और इन सब का जब विरोध करते हैं तो हमको देशद्रोही करार दिया जाता है और जेलों में ठूंस दिया जाता है। अब अर्बन नक्सल बना दिया जाता है। नए नए शब्द गढ़े भी जा रहे गढ़े जा रहे हैं। जैसे अर्बन नक्सल शब्द अभी गढ़ा गया, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब देशद्रोही तो किसी को भी कह दिया। मैंने इंडिया में कम से कम 2-2.5 हज़ार पत्रकार अभी भी जेल में ये देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं। 124A के कई बार 124A को लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये मतलब निरर्थक है। अभी हाल में भी इस पर चर्चा हुई थी और सरकार को भी कहा है कि इसको हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार का तो बड़ा हथियार बन गया है। सरकार भी अपने विरोधियों को लोगों की जुबान बन जाने। एक तो मीडिया को पूरा उसने 80% जो मीडिया है उसके मुट्ठी में है, गोद में बैठी हुई है, और बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं उनके लिए तरह तरह के हथियार हैं। अडानी खरीद लेता है चैनल को खरीद लेता है। कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो कभी उन्होंने चर्चा की हो, बताई हो? एक बार संविधान को लेकर के काफ़ी खिलाफत वगैरह हुआ था। मैंने ये मेरे ख्याल से 72 से 77 के बीच की बात है। तब उन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया था कि ये जो संविधान विरोधी ये हो रहा है, ये बहुत पुरानी साजिश है। इस संविधान का निर्माण जब हुआ था तब से ये साजिश शुरू हुई थी और उस साजिश के तहत ये विरोध किया जा रहा है। जबकि संविधान, भारतीय संविधान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें जो बहुत लचीला भी है और बहुत वो भी है, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान बनने के बाद अब तक लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। अभी मोदी जी के आने के बाद भी 7-8-6 संशोधन हुए हैं मेरे ख्याल से, 6, 7 या 8 हो सकते हैं। तो उन्होंने उसकी बहुत खिलाफत की थी जब संविधान का उस तरह से विरोध हुआ था। कुछ अखबार वालों ने तब उनका इंटरव्यू भी प्रकाशित किया था। ये कई सारे अभी भी मैंने बड़े चालाकी से, बड़े साधारण ढंग से संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। इस संविधान से जो संविधान विरोधी तत्व हैं उनके निहितार्थ तो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें वो कोई बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है, बहुत बड़ा संशोधन जो इसके बेसिक फीचर को भी वो कर लेगा। जबकि बेसिक फीचर में सिर्फ आज तक एक बार एक संशोधन हुआ है, वो जब धर्मनिरपेक्ष समाजवादी वर्ण जोड़ा गया है उसके प्रीफेस में, प्रेम्बल में। तो ये कई बार इस पर तो बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द को बाद में क्यों जोड़ा गया? इसको जोड़ने के पीछे क्या वजह रही है? समानता का जो अधिकार है वो जब तक एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होगा, वो समानता का अधिकार माने व्यवहारिक नहीं
हो पाएगा। क्या है कि आज जैसे इस देश में दौर में गुजर रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि धर्म और के नाम पर और सांप्रदायिकता का जो जहर एक फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान इस तरह से, तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर समानता का अधिकार मिले। और आज के दौर में सबसे बड़ा हमला इसी पर। हाँ, सबसे बड़ा हमला इसी पर। मतलब संविधान के इस जो इम्प्लीमेंटेशन से कितने संतुष्ट लगते हैं? नहीं, मैं तो मैंने बहुत ही मैं भयभीत हूँ कि ये संविधान रह भी पाएगा या नहीं। जिस तरह से हमले उस पर किए जा रहे हैं, जिस तरह से उसकी धज्जियाँ उधेड़ी जा रही हैं, तो मैं इस बात को लेकर के भयभीत हूँ कि ये संविधान रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। हालांकि भारतीय नागरिक या भारत की जनता काफ़ी चेतनशील जनता है और वो इस संविधान को बचाए रखने के लिए जरूर माने अपने प्रयासों को आज नहीं तो कल जरूर वो कुछ ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रभावी ढंग से माने लोगों के बीच लोग पहुंचेंगे, जो खास तौर पर जो शिक्षित हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो जरूर जाएंगे। जैसे अभी एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, ये भारत जोड़ो यात्रा का जो माने उसके प्रभाव और परिणाम मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि लोग अब सोच रहे हैं और समझने लगे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस देश में, जिसको दुरुस्त करने के लिए अब जनता को ही आगे आना होगा। वो चाहे चुनाव का माध्यम हो या सड़क का माध्यम हो, लेकिन संविधान पर जो मनगढ़ंत खतरों को टालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अब जनता को भी ही आना पड़ेगा सड़कों पर। ये महसूस किया जाने लगा है। भारत की सड़कें कई सालों से वीरान है। मतलब जो उस तरह से कहीं दिखता नहीं कि लोग सड़क पे आ जाते हैं, वो कई सालों से वीरान है। अभी तक उस तरह का कोई आंदोलन ऐसा देखा नहीं। इसके पीछे ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या हो रहा है कि सड़कें वीरान हो गई? बीच बीच में कुछ चीज़ें आप होती जरूर है, जैसे किसान लोग आए, चल रहा है मूवमेंट। इसमें क्या है कि जो देश में प्रगतिशील और खासतौर पर वामपंथी लोगों का जो चुनावी राजनीति में ह्रास हुआ, उससे वो थोड़े से डिमोरलाइज हुए और उनका जो जन संगठनों से जो उनका रिश्ता था वो ख़त्म हो गया लगभग। नहीं तो इस देश में ज़्यादातर जन आंदोलनों का परचम जो है वाम दलों के हाथों में गिर रहा है, समाजवादी पार्टियां भी रही हैं। लेकिन ये जो हुआ है कि ये चुनावी राजनीति का जो इन पार्टियों पर प्रभाव पड़ा है, उससे एक खाई बनी है जनाधार वाली पार्टियों, क्योंकि जनाधार वो इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब कुछ इन बीते 4-5 वर्षों में बड़े आंदोलन भले ही कोई न हुए, लेकिन किसान आंदोलन तो काफ़ी बड़ा आंदोलन है। तो ये चीज़ें अब आएंगी, सामने ज़रूर आएंगी और ये राजनीतिक स्तर पर भी इस पर चिंतन बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बहुत सारे ग्रुप जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं जो इस और माहौल बना रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल जो डिजिटल एज है, उस डिजिटल एज में सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ गलत भी हो रहा है और काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो ये आगे चल कर के इसका रूप सामने आएगा। अभी ये शुरुआत है, मंथन चल रहा है
लगातार सेमिनार, बहस, वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह चल रहे हैं। ये जो संविधान हितैषी पक्ष के लोग हैं। ऐसे में जब लोग अपने ही शहर के कर्णधारों को भूलने लगे, उनके अंदर चेतना को कैसे जगाए? ये विस्मरण जो है मनुष्य का, विस्मरण का मनुष्य का गुण भी है और दुर्गुण भी है। ये विस्मरण अगर हमको हमारे इतिहास से, हमारे अतीत के गौरवशाली परंपरा से काटता है, तो इसी विस्मरण से हम अपने दुखों को, दर्द तकलीफ को भी भूलते हैं। बहरहाल यह है कि अपने जो पूर्वज हैं, पूर्व के नेता रहे हैं, पूर्व के लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, उनको भूलना ठीक नहीं है। और इसके लिए यहाँ हमारे देश का, राज्य का और शहर का जो बुद्धिजीवी और शिक्षित बुद्धिजीवी भी जो एक तटस्थता ओढ़ लेता है ना, उससे इस तरह की चीज़ें निर्मित होती हैं। इसलिए इसके लिए बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और लोगों को उनके अतीत से और उनके उससे जुड़े वर्तमान से उनको बताना चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि जब तक उनके पास ये जानकारी नहीं होगी, तब तक वो कैसे कुछ किसी का स्मरण कैसे कर पाएंगे या किसी का विस्मरण कैसे कर पाएंगे। चेतना तो, इतनी चेतना तो होनी ही चाहिए जो हमारे पूर्व में जो चीज़ें हुई उसको याद रखें, और कृतज्ञता व्यक्त न भी करें तो भी उन्हें याद तो रखें कम से कम। याद रखने का सिर्फ उनको उनके संविधान दिवस या उनके जन्म दिवस या उनके पुण्यतिथि पर कुछ आयोजन कर लेना ही याद रखना नहीं है, बल्कि उन्होंने जो, उनका जो कर्म था, उन्होंने जो कर्म किया था, उस कर्म का आप कितना अनुसरण कर रहे हैं, ये भी याद रखने का तरीका है और ज़्यादा बेहतर तरीका है ये। तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से संविधान के निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे हमारे शहर में ही उनको याद नहीं किया जा रहा है, याद नहीं किया जा रहा है। कुछ छात्रों से मेरी बात भी हुई, उसका भी वीडियो है। जब उनसे हमने पूछा कि आपके शहर का कौन है जिसने संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में अपना योगदान दिया था, तो कोई छात्र बता नहीं पाया। हमने 8 से 10 स्टूडेंट से बात किया। उजाला अपना प्रकाश देकर आपको चला जाता है। अब आप सूर्य की पूजा करें या ना करें, इससे सूर्य को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपने उजाला देने वाले को, प्रकाश देने वाले को आपने कितना याद किया। ये आपका संस्कार कहा जाता है। अपने शहर के, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो ऐसे लोग हैं जिनको देश याद करता है, उन्हें अगर हम भुला दें तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है। तो संविधान दिवस के दिन हम स्वर्गीय किशोरी मोहन त्रिपाठी जी को याद करते हुए आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में शहर के लोग भी उन्हें याद करेंगे। ऐसे दिनों पे जब चाहे उनका जन्म दिवस हो या संविधान दिवस हो, उनसे जुड़ेंगे, उनकी चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए मुनादी चौपाल। हम ऐसी ही चीज़ों को लेकर हमेशा आपके साथ आते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।